नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 25 वीडियो आने वाली है, तो उन 25 में से आप आज 16वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 15 वीडियो तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम की भी बहुत कम समय बच गई है, तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम से पहले ये सीरीज जो है आपको ख़त्म करके दे दूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिल्ल मेला किस समुदाय से जुड़े हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कामपिल्ल मेला लगता है। सबसे पहले ये कहाँ लगता है कामपिल्ल मेला, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये यूपी के फर्रुखाबाद में लगती है। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में लगती है कामपिल्ल मेला। तो ये कामपिल्ल मेला जो है ये जैन समाज से जुड़े हुए मेला है। ठीक है, ध्यान रहेगी, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ ये मेला है। कामपिल्ल मेला कहाँ लगती है? फर्रुखाबाद में। और किसके मतलब सम्मान में लगती है? तो जो जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ हुए, तो इनका जन्म कामपिल्ल में ही हुआ था, तो इन्हीं के सम्मान में जो है मेला लगती है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष नवंबर महीना में एक बटेश्वर मेला लगता है। ये बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? ये आगरा में लगता है, आगरा में, है ना। और ये मूल रूप से किस प्रकार की मेला है? तो ये पशु मेला है, पशु प्रदर्शनी मेला है। और बिहार में सोनपुर के अंदर पशु मेला लगती है, जहाँ पे पशु को खरीदा बेचा जाता है। और ये दुनिया में सबसे बड़ी पशु मेला होती है जो बिहार में लगती है। इनके अलावा नौचंदी मेला, ये उत्तर प्रदेश के अप्रैल महीने में लगती है। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगती है। कहाँ पे? मेरठ में। और ये आपका एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा भी गया था। इनके अलावा देवा शरीफ मेला लखनऊ में भगवान शिव के सम्मान में लगती है, देवा शरीफ मेला। देखिए, जैसा कि ये नाम से ऐसा लग रहा है कि ये इस्लाम धर्म से संबंधित कोई मेला होगा, लेकिन ये भगवान शिव से समर्पित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अजमेर शरीफ वगैरह आप नाम सुनते हैं ना, कि जो इस्लाम धर्म में पवित्र स्थल होता है, तो जनरली उनके आगे जो है शरीफ शब्द लगा रहता है। यहाँ भी देवा शरीफ है, लेकिन ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा खिचड़ी मेला, देखिए उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार कहते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन खिचड़ी मेला जो है ये पूरा उत्तर प्रदेश में न मना के ये गोरखपुर जिला में आयोजित करी जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गंगा महोत्सव, ये आपके बनारस में लगते हैं गंगा महोत्सव, लेकिन बिठूर गंगा महोत्सव कहेगा तो ये कानपुर में लगते हैं। तो ये कुछ अंतर विभेद हैं, ये सेम प्रकार के कंफ्यूजिंग पेयर वाली महोत्सव है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बाद बाकी रासलीला, कजरी, है ना, ये जो है आपका बता ही दिया हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर चरकुला एक ये भी पूछा गया था। इनके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में दिसंबर 2023 तक के डाटा के अनुसार आवास निर्माण में पहला रैंक कौन से जो है राज्य को दिया गया है। देखिए, पहला रैंक जो है ज़्यादा बहुत सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इस प्रकार से जो है बनाया हूँ कि सबसे ज़्यादा आवास का निर्माण इस योजना के तहत दिसंबर 2023 तक किस राज्य ने करवाया, तो ये उत्तर प्रदेश ने करवाया। इस फॉर्मेट में पास्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अमुक समय तक किस राज्य ने सबसे अधिक खाता खुलवाया, वहां भी आंसर उत्तर प्रदेश है। और आज भी आंसर उस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश ही है। तो इस फॉर्म में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एक बात को ध्यान में रखेंगे, और जो भी इस चैनल पे कंटेंट देता हूं उसे जरूर वॉच किया कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला सिंगल, तो मैं जो कल पढ़ाऊंगा वो आज नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे जो पढ़ने लायक हैं वो सब के सब देख रहे हैं और एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, और जो देख के जाते हैं वो करके भी आते हैं। मैं इतनी छोटी सी जर्नी में करीब कम से कम 150 से अधिक फाइनल सेलेक्टेड मेरे पास व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो प्रे रिजल्ट होती है वो तो बहुते हैं, जैसा कि आप भी जानते होंगे, है ना। तो ये एक बहुत मेरे लिए वो सम्मान की बात है, और मैं इसी क्षेत्र में प्रयास करता हूँ कि आपको जो है सफलता दिलाऊं। मुझे अपनी चैनल बनाने बिगाड़ने से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। अब कौन देखता है नहीं देखता, मैं देखता भी नहीं हूँ, आजकल तक कमेंट भी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसमें उत्तर प्रदेश लगभग 14 लाख से अधिक आवास का निर्माण कराकर जो है प्रथम स्थान हासिल किया है अब तक के इस योजना के तहत आवास बनाने में, है ना। योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वर्ष 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास बनाने के मामले में दूसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश, और तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। तो पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी चीज़ का जरूर याद रखें। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पहला, दूसरा
और तीसरा किसका हुआ भैया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, इनके अलावा वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला रैंक हासिल किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में 2 बार छपे थे। और ग्रामीण वाला जो आपका प्रधानमंत्री जो आपका ग्रामीण आवास योजना है, तो उसी साल जो आपका पहला रैंक दिया गया था ये आरजे को दिया गया था, राजस्थान को। राहुल जयकार नहीं भैया, राजस्थान, है ना। इनके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे अधिक बैंक खाता किस राज्य में खोले गए हैं, तो ये भी उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। जनधन योजना की शुरुआत 2014 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बैंकिंग से जो है आपका अवेयरनेस के लिए या फिर फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए इसे स्टार्ट करा गया था। इसके अलावा 2023 तक उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चीनी को प्रोड्यूस करते हैं। पहला यह रिकॉर्ड जो है आपके महाराष्ट्र के नाम हुआ करता था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। इनके अलावा दूसरे सर्वाधिक जीडीपी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट भी आपका उत्तर प्रदेश है। इससे पहले दूसरा जो जीडीपी प्रोड्यूस करते थे ये तमिलनाडु थे। महाराष्ट्र हमेशा इंडिया में बहुत दिनों से पहले स्थान पे जीडीपी को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का मेन खाद्यान्न भी आप गेहूं को कह सकते हो। ये सब ध्यान रखेंगे, गेहूं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाता है जी। एक तो पहले गेहूं का किस्म, अभी जो नया किस्म है उसको मैं चर्च कर दूंगा, है ना। एक आध क्लास में देखता हूँ गेहूं के किस्म पे ऊपर कुछ ना कुछ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके अलावा गेहूं हरित क्रांति का मेन लीड किया था, इसमें जो है ज्यादा असर हुआ था गेहूं के ऊपर ही हरित क्रांति में, है ना। इनके अलावा हरित क्रांति भारत में कौन है ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति को जनक किसे कहा, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है ना। श्रीलंका में सिंहली के अलावा कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका को पहले सिलोन कहते थे और श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है। तो इस सिंहली के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है श्रीलंका के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो श्रीलंका में सिंहली के अलावा जो है आपका तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु का भाषा है, और आप जानते हैं तमिलनाडु के पूर्व साइड देखेंगे तो आपको श्रीलंका नज़र आएगा। और जितना देर में आप महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश नहीं जाएंगे बाय रोड, उतना देर अगर रोड की भी इस्तेमाल किया जाए तो श्रीलंका चले जाएंगे। ठीक है ना। मैं एकदम सटा हुआ इलाका की बात कर रहा हूँ, बहुत कम दूरी है ना। और इसका मैं एक दिन प्लेन का भाड़ा देख रहा था, जितना मेरे घर की प्लेन की भाड़ा है उतना ही है प्लेन की भाड़ा श्रीलंका जाने का, मतलब तमिलनाडु वगैरह से। ठीक है भाई, तो नज़दीक ही है। तो भारत के पड़ोसी देश है, जलीय देश है श्रीलंका। ये श्रीलंका किस महासागर का पार्ट है, तो हिंद महासागर का पार्ट है। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, ये सब किस महासागर के पार्ट होंगे, तो ये भी हिंद महासागर के ही पार्ट है। यहाँ पे सिंहली के अलावा तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा है, जिसे सबसे पहले क्लासिकल भाषा के रूप में 2004 में चिन्हित किया गया था। क्लासिकल भाषा कितने हैं, 6 मैंने कहा था। साउथ का पूरा भाषा ले लेना है, 4 है साउथ का, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी और संस्कृत को जोड़ देना है, 6 आपका शास्त्रीय भाषा हो जाएगा। लक्षद्वीप में मलयालम के अलावा दिवेही भाषा बोली जाती है। या फिर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर लीजिए, लक्षद्वीप में दिवेही के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। दोनों तरफ से बात सेम ही होगा। देखिए मलयालम जो है ये केरल में बोले जाने वाली भाषा है, ये केरल का राजकीय भाषा है। केरल में जो आप नववर्ष मनाते हो मलयाली नववर्ष होती है, जिसे विशु कहा जाता है। इसके अलावा केरल में मलयालम के अलावा माही भाषा या माह भाषा बोली जाती है। देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, माह नीचे हलंत, माह भाषा या माही भाषा इसे बोलते हैं। ये केरल में मलयालम के अलावा बोली जाने वाली भाषा है। देखिए माही नदी भी है इंडिया के अंदर, जो कर्क रेखा को 2 बार मिलती है। माही नदी, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, ITCZ जोन क्या होती है, डोले ड्रम क्या होती है। पास्ट की क्लास देखिए समझ में आएगी। अगर आप हमसे जुड़े हैं 1 मिनट में इतना बात जरूर बता दूंगा भैया। ये लीजिए, ये है आपका जो है भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीचे बीच काल्पनिक रेखा जो समान दूरी पे खींची जाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, साउथ को मकर रेखा कहते हैं।
ये जो उत्तरी आपका ध्रुव होता है इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के आसपास के जो 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ का जो क्षेत्र है इसे ITCZ जोन कहते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास टेम्परेचर अधिक होती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को डोलोड्रम कहते हैं। यहाँ पे फल की खेती अच्छी होती है। भूमध्य रेखा पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि सूर्य का जो है 2 बार लंबवत चमकना होता है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्वेश्चन कब एग्जाम में आ जाए कोई भरोसा नहीं एग्जामिनर का आजकल। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा बोली जाती है। गालो एक्चुअली गाल वाला गालो। कोकबरोक भाषा ये त्रिपुरा के साथ साथ असम क्षेत्र में भी बोला जाता है और असम के साथ साथ ये बांग्लादेश में भी बोला जाता है। आपका कौन सा भैया? कोकबरोक भाषा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी अपनी पड़ोसी भाषा को मैं सब समझा चुका हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अफगानिस्तान में पश्तो, चीन में मंदारी, नेपाल में नेपाली, म्यांमार में बर्मी, है ना, इस प्रकार से बोले जाते हैं। पाकिस्तान में जाएंगे तो पंजाबी का भी झलक आपको देखने को मिलेगा। सोनल मानसिंह ओडिसी के अतिरिक्त और कौन सी नृत्य कर लेती थी या फिर किस नृत्य की मशहूर नृत्यांगना थी ओडिसी के अलावा? देखिए सोनल मानसिंह जो है ये 2 नृत्य करती हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी। तो इनको जो प्रसिद्धि मिली ये ओडिसी के लिए मिली है, ठीक है भाई, लेकिन भरतनाट्यम भी जानती है। सोनल मानसिंह ओडिसी के अलावा भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना है जिसे 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तत्पश्चात 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इस प्रकार सबसे कम उम्र की जो है महिला नृत्यांगना बनी जिन्हें पद्म विभूषण जैसे अवार्ड जो है कम उम्र में मिला था। ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति मैडम ये भी आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों नृत्य कर लेती थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आजकल एग्जामिनर का एक नया रूल निकला है कि भाई साहब ऐसा नृत्य पूछो जो एक से अधिक कर रहा हो और जिसमें कम प्रसिद्धि मिली हो वो वाला पूछो कि निम्नलिखित में से वो कौन से नृत्य और कर लेते थे या जुड़े हुए हैं। उनका मेन सेक्टर देता ही नहीं है ऑप्शन में। तो आपको ऐसे आज रूबरू कराता हूं ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो छोड़ के मत आना, है ना। हेमा मालिनी भरतनाट्यम के अलावा मोहिनी अट्टम भी कर लेती है। हेमा मालिनी कौन है? आजकल तो सांसद राजनीति में है। पहले आप जानते हैं इसे ड्रीम गर्ल कहा जाता है और एक ड्रीम गर्ल शायद मूवी भी है आयुष्मान खुराना का, है ना। इनके अलावा इंद्रानी रहमान ये भरतनाट्यम भी कर लेती हैं, कुचिपुड़ी भी कर लेती हैं, कथकली और ओडिसी भी कर लेती हैं। तो इसे आप वर्साटाइल नृत्यांगना कह सकते हैं इंद्रानी रहमान को अपने सेक्टर में, है ना। इनके अलावा मृणालिनी साराभाई ये कौन है भाई? तो ये विक्रम साराभाई की पत्नी और जो आपका मल्लिका साराभाई मैडम है तो उनका जो है माता जी हैं। ये भी कई सारे नृत्य जानती हैं जैसे भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली, ये सभी में जो है जानती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका मृणालिनी साराभाई है वो दर्पण एकेडमी के संस्थापक भी हैं। दर्पण एकेडमी में सर्वप्रथम कठपुतली का प्रशिक्षण दिया जाता था, बाद में अनेक नृत्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इनसे भी जुड़े रहें आपका मृणालिनी साराभाई, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मृणालिनी साराभाई की ही जो है एक बहन है लक्ष्मी सहगल, तो अलग सेक्टर में है, तो यहाँ बात करना सही नहीं रहेगा। चलिए, RBI द्वारा निर्धारित दिसंबर 2023 में रेपो रेट कितनी थी? देखिए 5वीं बार जो है RBI रेपो रेट को एज इट इज रखा था, तो एक बहुत बड़ी बात होती है, एक रिकॉर्ड हो गई थी, इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो जो रेपो रेट दिसंबर 2023 के अनुसार RBI ने रखा था ये 6.50% रखा था। देखिए रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR, इसको अच्छे से बारीकी से जिस भाषा में आप समझ सको समझिएगा। चूंकि मैं देहाती भाषा देता हूँ तो वहाँ भी इसी भाषा में आप समझते हो, तो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या होता है, तभी आप इससे संबंधित क्वेश्चन को एग्जाम में जज कर पाओगे। नहीं तो अच्छे बच्चे ना वहाँ पे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रेपो रेट बढ़ाने से मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बैंक के लोन लेने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो है थोड़ा समझिएगा, फिर से मैं यहाँ बता दूंगा। तो ये जो आपका रेपो रेट है 6.50 था दिसंबर 2023 में, और आज भी रेपो रेट 6.50 ही है, बीच में घटा था फिर बढ़ गया, ठीक है। तो दिसंबर 2023 में 6.50 है, फरवरी 2023 में भी 6.50 है रेपो रेट, है ना। फरवरी 2023 में रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। मैंने आपको एक दिन अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया न बिजनेस है, यहाँ व्यापार में हमेशा फायदा देखा जाता है, घाटा नहीं देखा जाता किसी भी सूरत में, नहीं तो कोई मेहनत करेगा ही क्यों। तो जो संस्था चल रहा है वो हमेशा फायदा में रहेगा, तभी तो संस्था आगे चलेगा, नहीं तो डूब के खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो रेपो रेट होता है और जो रिवर्स रेपो रेट होता है, तो रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट के तुलना में। अब यहीं से आपको मामला समझ में आ जाएगा कि ये ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये जो रेपो रेट है इस रेट पे कोई भी कॉमर्शियल बैंक जैसे मान लीजिए SBI PNB है, तो
तो ये धन लेता है, हालांकि अल्पकाल के लिए, बैंक दर दीर्घकाल के लिए, ठीक है। तो लेकिन लेता है, तो ये रेपो रेट जो है इस पे धन लेता है किससे? आरबीआई से। ये आरबीआई देनदारी है, यहाँ से ये देने वाला है, एरो का निशान इधर है, तो ये लेता है। और इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में यही एसबीआई या फिर पीएनबी ये जो है आरबीआई को देता है। तो भाई आरबीआई बॉस है सभी बैंकों का, है ना, तो भाई ये चाहेगा कि अपनी फायदा तो बनी रहे ना, तो जब ये धन लेगा तो कम दाम पे लेता है ताकि कम इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़े, और जब ये देता है तो ज़्यादा में देता है ताकि हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ? तो ये हमेशा कम रहता है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इनके अलावा रेपो रेट के बढ़ने से लोगों को आसानी से लोन मिलने में कठिनाई होती है। रेपो रेट बढ़ने से मुद्रास्फीति घटती है। अब इसे आराम से समझिए तभी समझ में आएगा। सबसे पहले मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति क्या होता है कि सामान या वस्तु के तुलना में किसी चीज पैसा का वैल्यू घट जाना। जैसे लौकी है ना, मैं परसों चौथे रोज गया था मार्केट, लौकी किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। लौकी किलो के हिसाब से 20 रुपये का पाव किलो, मतलब 1/4 बिक रहा है, 80 रुपये किलो बिक रहा है। महाराष्ट्र में ज्यादातर सब्जी आपकी किलो के हिसाब से ही बिकेंगे। आपको आश्चर्य लग रहा होगा अगर आप महाराष्ट्र के नहीं है तो कि लौकी कौन तौल के बेचता है भाई, लेकिन यहाँ बिकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है कि पैसा की वैल्यू ही नहीं है ना, तो क्या हो गया है ना, तो मुद्रास्फीति मैं समझा रहा हूँ कि बहुत सारे पैसे में आपको बहुत कम चीज मिलेगा। महंगाई समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, ठीक है। तो महंगा सामान आदमी कब खरीदेगा? जब बटुआ में पैसा हो, ठीक है। तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा? रेपो रेट बढ़ा दिया तो जो कमर्शियल बैंक, अभी आपने देखा कि एसबीआई लोन ले रहा था या फिर आरबीआई से पैसा ले रहा था रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट पे, तो इसको क्या है अब कम लेगा ये पैसा, क्योंकि अभी महंगा दे रहा है ना ये, तो कम लेगा। और जब ये कम लेगा तो ये राम या फिर कोई श्याम नाम के आदमी जो लोन लेने जा रहा है बैंक के अंदर, उनको क्या होगा? महंगा रेट पे लोन मिलेगा या फिर लोन आसानी से नहीं मिलेगा। आसानी से कहने का मतलब वो तो देने के लिए बैठा ही है, लेकिन महंगा रेट में देगा तो बहुत आदमी नहीं लेगा। तो जब कम पैसा लोगों के जेब में रहेगा तो कम सामान खरीदेगा और मुद्रास्फीति रुकेगी। तो इस प्रकार से रेपो रेट बढ़ने से आपका मुद्रास्फीति का जो है घटता है ना, या फिर सामान की भाव घटती है। इनके अलावा CRR ये है दादा कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होती है ये भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमा पूंजी का न्यूनतम राशि जमा करना होता है। और ये तय कौन करता है कि कितना जमा करना है आपको? तो अपने मन से थोड़ी है, चंदा थोड़ी है कि तुम 501 दो और तुम 201 दो, है ना। ये जो है एक फिक्स रेट कि आपको इतना जमा करना ही करना है, और ये तय करता है CRR RBI, ठीक है। एक होता है दादा SLR, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जमा का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को तरल नकदी या सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। देखिए अगर आप अभी तो नहीं समझोगे इस बात को, जब कोई चीज आप कमाने लगोगे तब समझोगे। जब EMI पे आप कोई चीज लेते हो, आजकल तो फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी है, लेकिन वो छोटी चीज होती है। जब EMI पे आप घर वगैरह खरीदोगे तो सबसे पहले जो बैंक आपको लोन फाइनेंस करेगा तो वो बैंक देखता है आपका सैलरी कितना है। मान लीजिए आपकी 80,000 सैलरी है, 80,000 सैलरी है, तो क्या आप 80,000 EMI करवा दोगे? तो बैंक मानेगा नहीं। आपको बैंक जो है मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ 50,000 तक की EMI आपको कराने को बोलेगा, मैक्सिमम वो भी, क्योंकि आपके पास भी पैसा तो रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आप खाने के जो है वो हो गए तो आपको दिक्कत होगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये SLR को उसी वे में आप समझिए, हालांकि ये डिफरेंट है लेकिन आपको समझना इसी वे में है कि ये कहता है कि बैंक को अपना जमा न्यूनतम प्रतिशत जो SLR कौन तय करता है? ये भी RBI तय करता है, सब मालिक RBI, ठीक है। तो उसको जो है अपने साख को बनाए रखने के लिए ये सब नगद या सोना के रूप में इतने धन रखना होता है ना, तो पूरा लोन दो को दे देगा बैंक में, कोई रुपया नहीं, तो बैंक काहे खोलेगा? आज बंदे कर देते हैं तो ऐसे में दिक्कत ना हो जाएगा जी। तो बनाए रखने के लिए ये सब रखना होता है, ठीक है भाई। तो ये सब समझिए थोड़ा। इसके अलावा रेपो रेट, ये क्या होता है? रेपो रेट, ये रेपो रेट वह रेट होता है, अभी तो बता ही दिया ना, इनको बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो इसमें समझा दिए, बढ़ने से मुद्रास्फीति घटती है, बता दिए थे, तो आप समझ गए होंगे। रिवर्स रेपो रेट, RBI वापस पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से इस दर पे, ये भी समझ गए। RBI की स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, हालांकि क्यों पूछते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना ईजी क्यों पूछते हैं। इनके अलावा यह भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके कई जगह जो है आपका टकसाल मिंट जिसे कहते हैं है ना। इनके अलावा रिजर्व बैंक सभी प्रकार के नोट निर्गमित करते हैं। मेरा एक दोस्त टकसाल में काम करते हैं कोलकाता के अंदर, तो इसीलिए ज़्यादा थोड़ा सा बताता रहता है फ़ोन उन करके कभी कभी। इनके अलावा 1 रुपये की नोट पर सिग्नेचर किसके होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार। मौद्रिक नीति बनाना, प्रतिभूतियों की लेन देन करना, राजकोषीय घाटा बनाना, सरकार को लोन देना, है ना। राजकोषीय घाटा के समय सरकार को पैसा देता है ना आरबीआई। इसके अलावा कमर्शियल बैंक को लोन देना, ये सब काम कौन करते हैं? तो आरबीआई करते हैं। मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक होना, किस प्रकार से सहायक होता है? अभी आपने देखा, रेपो रेट बढ़ा देगा, या फिर दूसरी क्या इलाज है? नोट छापना बंद कर देता है। परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए नोट छापना बंद करेगा, कैश कम होगा, बैंक में कैश कम जाएगा, आदमी के पास कैश कम जाएगा, सामान का दाम घटेगा। मैक्रो फाइनेंस कंपनी जो होती है, जो आपका सूक्ष्म लोन प्रदान करता है, जिसकी है ना, जिसकी मतलब वार्षिक आय कम रहता है, क्रिटेरिया है, उनको ये जो है एमएफआई कंपनियां जो है, जो आपका लघु जो लोन देता है, उसको रेगुलेट करने के लिए भी कौन है भैया? तो आरबीआई है। बैंकों का पंजीयन कराना, अनुसूचित जो बैंक आप बोलते हो कि भाई आरबीआई में अनुसूचित बैंक है कि नहीं, तो कहाँ पे पंजीयन होता है? तो आरबीआई के पास होता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। पहला गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख थे। और पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आरबीआई के जितने भी गवर्नर ने किताब लिखा है, शायद मैंने किसी क्लास में आपको व्याख्या कर दिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इनके अलावा केंद्रक के अलावा है ना, डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं फिर पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे चीज को सीखने वाले हैं, है ना। इसमें से अगर एक को लग गया तो दोबारा पढ़ना व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के अलावा डीएनए को संजो के रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी मात्रा में आपका राइबोसोम की झलक भी होती है। जो राइबोसोम कितने प्रकार की होती है? 70S प्रकार की होती है। आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें राइबोसोम 70S बैंड की होती है, और जो आपका यूकेरियोटिक कोशिका होता है इसमें 80S प्रकार की होती है। ठीक है भाई, तो जो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा फैसिलिटी है कि सिर्फ यूकेरियोटिक सेल के अंदर ही मिलती है, लेकिन इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम का पार्ट पाए जाने के कारण ये एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि कौन सा कोशिका का कोशिकांक है जो यूकेरियोटिक सेल के अंदर रहते हुए भी उस सेल को प्रोकैरियोटिक बनाता है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैं कल या परसों के क्लास में बनाया था, और ये भी बताया था कि जिसने ये क्वेश्चन पहली बार सोचा होगा वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जो है एजुकेटर होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में करा था। इसका नाम बेंडा ने किया था नामकरण। यह सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है मैं बता चुका हूं दादा, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका गरीब कोशिका है, इसमें केंद्रक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी नहीं होता जनरली, है ना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, जो डीएनए के कुछ मात्रा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। कोशिका का श्वसन स्थल या पावर हाउस भी कहा जाता है किसे? आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाली राइबोसोम 70S प्रकार की होती है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है आपका किसको भैया? राइबोसोम को। ये राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं थोड़ी मात्रा में। इनके अलावा राइबोसोम को प्रोटीन बता दिया, यहाँ पे लिखा है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, इसकी खोज डुबे ने किया था, डी डुबे। इनके अलावा गोल्गी बॉडी को जो है कोशिका का पुलिसमैन या फिर ट्रैफिक पुलिस या फिर पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इसका जो कोशिका क्या होती है, सबसे पहले ये भी पूछा जाता है 2 क्वेश्चन इस फॉर्म में कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कोशिका क्या है? तो जीवित जीवन की सबसे सूक्ष्म जो है इकाई है। ठीक है भाई। इसके अलावा 1674 में लुवेन हॉक ने क्रियात्मक इकाई कहिएगा, ठीक है, क्रियात्मक शब्द लगाना जरूरी है कोशिका में, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोशिका डेड नहीं होता, कोशिका डेड भी होता है, तो क्रियात्मक लगाइएगा। ठीक है, 1674 में लुवेन हॉक ने किया था आपका जीवित कोशिका का खोज। इनके अलावा कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है ना, जबकि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है। कोशिका भित्ति की बनावट हमने बता दी है कि जो पेरिकैरियोटिक रहेगा उसके अंदर जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी, और जो यूकेरियोटिक होगा उसके अंदर क्या? सेलुलोज की बनी होगी। सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है आप लोग कमेंट करेंगे, कई दफा बता चुके हैं, मोनो है, डाई है या फिर पोली है।
ठीक है। ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है आपका सेलुलोज, मोनो, डाई या पॉली, बताइएगा भैया। इनके अलावा कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? पेड़ पौधों को मजबूती देना या स्ट्रक्चर प्रदान करना, आकार प्रदान करना, है ना। हमारे यहाँ जैसे स्केलेटन जो है हमारा आकार प्रदान करता है। इनके अलावा कोशिका झिल्ली की बनावट लिपिड की होती है अर्थात प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है भैया। इनके अलावा पुलिस विभाग में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? देखिए पुलिस विभाग में सर्वोच्च अधिकारी जो है ये डीजीपी है। ये बिहार एसआई 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। मैंने वहां से इसे जो है नकल किया है, कॉपी किया है, ताकि आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा इतना तो रखना चाहिए, पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए डीजीपी सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस विभाग में। डीजीपी कौन होते हैं? तो डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होता इस पोस्ट के, कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी जो है बाद में प्रमोट होके, है ना, डीजीपी बन जाते हैं। आपने पिक्चर में डीजीपी से नीचे तो होता ही नहीं, खास करके साउथ के पिक्चर में, ठीक है। इनके अलावा पुलिस भारतीय संविधान के अंदर राज्य सूची की विषय है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किसी भी राज्य में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी, ये तो यही बात हो गई। किसी भी राज्य के अंतर्गत जिला जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, ये तो पूरे ओवरऑल उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी। लेकिन राज्य के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो एसपी होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। पहले देखिए जब मैं पढ़ता था, है ना, तो कई साल तक तो मैं यही नहीं जाना कि भाई डीएसपी बड़ा होता है कि एसपी बड़ा होता है ना। तो बाद में पता चला कि एसपी बड़ा होता है, क्योंकि ये डिप्टी होता है। डीएससी मतलब डी का मतलब, पहले मैं डिविजनल समझता था इसका मतलब, बहुत दिन पहले बता रहा हूँ, है ना। तो होता है बहुत सारे चीज, है ना। इनके अलावा कई सारे ऐसे गीत भी होते हैं ना कि अपन गलत ही सुनते रहते हैं, 10 साल के बाद पता चलता है कि यार इस गीत का वर्ड तो ये अलग है, ठीक है। इनके अलावा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसे वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहा जाता है, शॉर्ट में आएंगे तो SVPPNPA, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस नेशनल, है ना, पुलिस एकेडमी। इस प्रकार से ये आपका हैदराबाद या तेलंगाना में स्थित है। राज्य में कहेगा तो तेलंगाना, नहीं तो हैदराबाद, पहले आंध्र प्रदेश कहा जाता था। तो ये पुलिस एकेडमी है। उसी प्रकार से अगर आप यूपीएससी पास करोगे तो आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवसना में जाओगे, जो उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। आई होप आप सभी करो भाई, है ना, कम से कम सुन के ही जो है अच्छा लगे, है ना। इनके अलावा KIYG 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में उत्तर प्रदेश को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पे आप देख रहे हैं 7वें नंबर पे है, 7वां रैंक प्राप्त हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के अंदर, ठीक है भाई। इस उत्तर प्रदेश को जो 7वां रैंक प्राप्त हुआ है, तो इसमें मेडल की क्या आपका रेशियो रहा है? 11-13-18, 11-13-18, 11 गोल्ड, 13 रजत और 18 कांस्य पदक यहाँ पे प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। देखिए ये थोड़ा सा एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जैसा कि देते आया हूँ भैया, है ना। ये आपका एसएससी की तैयारी करते हैं, पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप यूपी पुलिस की जो क्लास आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ, फिर बिहार एसएससी की पीडीएफ, तो 3 सक्रिय पीडीएफ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे जो ये नंबर दिया है इस पे आपको व्हाट्सअप करना है, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसी व्हाट्सअप नंबर का, आप जो है लिंक क्लिक करके भी जा सकते हैं व्हाट्सएप पे और पीडीएफ हेतु बात कर सकते हैं। यहाँ नीचे जो लिखा है ना, ये एकदम सटीक साबित होगा। एग्जाम होने दीजिए, ज़्यादा मत सोचो कहीं मेरी चूक न जाए। भैया मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ सबका रिजल्ट हो, लेकिन ये कहूँगा कि ये लोगे ना तो आपको फायदा ही करेगा, कोई घाटा की सौदा नहीं होगी। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 छठा संस्करण, ये तमिलनाडु के 4 शहर आपका चेन्नई, मदुरई, कमतूर और त्रिची में कराए गए, जहां पर विजेता महाराष्ट्र रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआती संस्करण 2018 दिल्ली में हुआ था। यूथ गेम के जगह पे स्कूल गेम के नाम से हुआ था, बाद में से स्कूल शब्द को हटा के यूथ किया गया। पिछला इवेंट 2023 एमपी में हुआ था, 5वां वाला संस्करण। छठा संस्करण तमिलनाडु में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम मात्र अभी तक इंडिया में 2 ही स्टेट जीते हैं, एक तो आपका एमएच महाराष्ट्र और एक आपका HR हरियाणा। यही 2 स्टेट आपका जीत पाए हैं अब तक खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल 26 खेल को शामिल किया गया था 2024 के इवेंट के लिए। पहली बार स्क्वैश खेल को जो है शामिल किया गया था। इनके अलावा
स्क्वैश के 2 खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल और अनाहत सिंह को जरूर याद रखिएगा, है ना। इनके अलावा जो आपका सिम्बलम है, ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसे प्रदर्शनी खेल के तौर पे इस बार जो है 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम में रखा गया था। इनके अलावा जितने भी इंडिया के मार्शल आर्ट फॉर्म वाला नृत्य से संबंधित खेल है या फिर खेल और नृत्य का संयोजन है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पास्ट के क्लास में। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इनके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में संपन्न कराया गया। उत्तर प्रदेश को 71 मेडल मिला और यहाँ पर उत्तर प्रदेश को 15वीं रैंक मिला था। पहला स्थान किसको मिला था? महाराष्ट्र को। यहाँ भी जो है 37वीं राष्ट्रीय खेल में विजेता महाराष्ट्र ही है। 36वें राष्ट्रीय खेल में विजेता सर्विसेज जो था गुजरात में जो हुआ था, वो 37वें राष्ट्रीय खेल में रनर अप बने, उप विजेता बने। ठीक है भैया। इसके अलावा 36वां गुजरात में हुआ था और 38वां कहाँ पे होगा? तो ये उत्तराखंड में इसी साल देखेंगे हम। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में दूसरी सर्वाधिक वन प्रतिशत है? देखिए, प्रतिशत के अनुसार और आपका उपलब्धता के अनुसार दोनों अलग अलग बात हो जाती है। तो प्रतिशत के अनुसार दूसरा सबसे अधिक वन जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में काफी तेजी से वन उन्मूलन हुआ है, मतलब वन की समाप्ति हुई है। लेकिन फिर भी अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए कि कुल भूभाग में कितने प्रतिशत पे वन है, तो दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का ही है। ठीक है। भारत में प्रत्येक दूसरे वर्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री के द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है या करते हैं। यह किस संस्था के मदद से करते हैं? तो भारतीय वन सर्वेक्षण FSI जो कहां पे है? उत्तराखंड में स्थित है। तो इन संस्था के मदद से ये रिपोर्ट जारी करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार देश में टोटल वन और वृक्षावरण मिला के कितना है? तो 61.62 है ना। माफ कीजिएगा, 24.62 है ना। और देश में वनावरण कितना है? तो 21.71 है। इन दोनों को घटाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, 16 में से 7 गया तो 9। ठीक है। और ये हो गया 3 में से 1 गया तो 2.91% क्या है? ये है आपका वृक्षावरण। वृक्षावरण क्या होता है और वनावरण क्या होता है? तो वृक्षावरण क्या होता है कि आपके दरवाजे पे 4 नारियल का पेड़, राम के दरवाजे पे 3 अशोक का पेड़, तो ये सब पेड़ को भी गिनती कर लिया जाता है कि भाई कुल भूभाग में कितने प्रतिशत जो है ये छोटे छोटे आंकड़े जो है मिलके कवर किया। तो 2.91% कवर किया, है ना। तो उसे वन थोड़ी कहेंगे। वन का एक अपना क्राइटेरिया है कि वन की कैसी जो है परिभाषा होगी, तो किस हिसाब से इसे वन करार दिया जाएगा, तो परिभाषा पे खरा उतरना चाहिए। लेकिन जो आपके और हमारे दरवाजे पे जो पेड़ है वो भी तो पेड़ है, तो उसे हम वृक्षावरण कहते हैं, ना कि वनावरण कहते हैं। तो अगर प्रतिशत आप इंडिया में ज्ञात करेंगे, वृक्षावरण और वनावरण को जोड़ेंगे तो 24-62 होगा। और खाली वनावरण कहेगा तब 21.71। ठीक है भैया। इसके अलावा दोनों में अंतर पूछेगा तो 2.91 निकला था वो होगा, है ना। इनके अलावा देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से MP में है। दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है कि परसेंटेज के हिसाब से दूसरा स्थान है वन में, और आपका है ना उपलब्धता के अनुसार भी दूसरा स्थान है। हालांकि 2023 वाला डाटा जो है रिलीज होगी, लेकिन ये होती है कब? ये अभी बहुत टाइम है, तब तक आपको यही पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका वन का प्रतिशत है, पहला MP है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां महाराष्ट्र है। प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे अधिक मिजोरम में 1% है, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरा मेघालय का, चौथा मणिपुर का और 5वां नागालैंड का है। तो कम से कम 3 आंकड़े जो है जरूर याद रखिए दोनों फॉर्मेट में। इनके अलावा सबसे अधिक वन क्षेत्र कमी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें भी पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का ही है। आप समझ लीजिए कि सबसे तेज में वन कट रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में घट गया है, फिर भी दूसरा स्थान परसेंटेज के हिसाब से भी है और दूसरा स्थान उपलब्धता के अनुसार भी है MP के बाद। तो बताइए कितना वन यहाँ रहा होगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम नेफा के नाम से जानते थे, NEFA। कई दफा मैं इसका फुल फॉर्म बता चुका हूं। आप लोग बताइएगा कि नेफा को फुल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है। इनके अलावा सबसे अधिक वन क्षेत्र वृद्धि दर्शाने वाला जो राज्य है ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, यानी कुल मिला के जो ये पूर्वी बेल्ट है यहाँ पे वन का प्रतिशत सर्वाधिक बढ़ा है, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ पे उड़ीसा। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किस नृत्य को 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था? देखिए, ये सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया कहते हैं इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन देता है? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रदान करी जाती है। ठीक है। सत्रिया नृत्य जो है ये शास्त्रीय नृत्य को शुरू करने का श्रेय श्रीमती
श्रीमंत वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। यह 8 शास्त्रीय नृत्य में सबसे नवीन है। अगर आपसे कहे कि इंडिया का अर्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो अर्ध शास्त्रीय नृत्य, एक मिनट यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा। 8 शास्त्रीय नृत्य पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं। अर्ध शास्त्रीय नृत्य आपका जो है 6 को दर्जा दिया गया है, ठीक है। पहले 8 शास्त्रीय नृत्य देख लीजिए। भरतनाट्यम, कथकली। तो भरतनाट्यम को सादीरट्टम भी कहते हैं, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी सिद्धेंद्र योगी के द्वारा कहाँ का? कुचिपुड़ी ग्राम आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति, आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। भगवान कृष्ण राधा की प्रेम प्रसंग पर आधारित होती है। सत्रिया असम की है। ओडिसी ओडिशा का है। कल हमने बताया था कि ओडिसी नृत्य का जो है पूरा तात्विक साक्ष्य आपको किस गुफा में मिलेगा, तो उदयगिरी का गुफा जो उड़ीसा के अंदर है, वहां पे पता चलता है कि ओडिसी नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी ये देव दासियों के द्वारा हुई थी, और इस बात की जो है पूरा तात्विक प्रमाण है वहां पे, ठीक है। इनके अलावा कथक, ये उत्तर भारत का या फिर यूपी का नृत्य है ना। ये जो है यूपी को उत्तर भारत में रखते हैं ना, तो इसीलिए सार्वजनिक रूप से उत्तर भारत कह देते हैं, या फिर उत्तर भारत ऑप्शन में नहीं है तो यूपी कह सकते हो, ठीक है। और ये अवध के नवाब के काल में फली फूले थे। उनका क्या नाम था? बाजिद अली शाह, जो अंतिम नवाब भी थे अवध का। इनके अलावा जो सत्रिया नृत्य है, इनसे संबंधित जो कलाकार होगा, इस पे ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। सत्रिया का कलाकार कैसा होगा? तो जिसके सरनेम बरबयान होंगे, गोस्वामी होंगे, ये सब जो है आपके सत्रिया नृत्य के कलाकार हो जाएंगे। देखिए मैं आधा चीज ऐसे ही आपको याद करा दिया हूं कि आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन आराम से टिक करके आओ, या फिर अगर टिक नहीं कर पाए तो ऑप्शन छांट दोगे, गारंटी है, ठीक है। देखिए अगर आप लखनऊ में जाएंगे, कथक में जाएंगे, तो महाराज सरनेम को छांटना है कि कथक होता है ये जनरली 99% केस में, है ना। रेड्डी सरनेम में जाएंगे तो ये आपका कुचिपुड़ी से होता है। गद्दाम पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, दीपिका रेड्डी, है ना। झावेरी बहन में जाएंगे, झावेरी बहन, है ना, तो ये आपका मणिपुरी में। या फिर सिंह सरनेम, जैसे गुरु विपिन सिंह, अमली सिंह, आतम सिंह, सोनरिक सिंह, गोपाल कुमार सिंह, नल कुमार सिंह, ये सभी के सभी जो है कहाँ पे भैया? तो ये मणिपुरी में चला जाता है। इसके अलावा अगर और आप थोड़ा सा नृत्य में और रिसर्च करेंगे, मतलब ट्रिक बनाने के लिए, है ना, तो जो कुछ लेडीज हैं उनको प्रॉपर पहले ध्यान रख ले ताकि आपको कंफ्यूजन हो। जैसे सितारा देवी, ये भी देवी है एक, है ना। रुक्मिणी देवी, कलावती देवी, बिंबावती देवी, ये सभी देवी हैं, तो लेकिन सब अलग अलग से। तो कलावती और बिंबावती ये मणिपुरी से संबंधित है। सितारा देवी कथक से संबंधित है ना। रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो महापात्रा सरनेम होता है, ये आप चले जाएंगे कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर चले जाएंगे महापात्रा सरनेम को लेकर के। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है आधुनिक नृत्य का जनक, ठीक है भैया। इनके अलावा टूसू पर्व झारखंड में किस हिंदू माह में मनाई जाती है? देखिए झारखंड में टूसू पर्व, जैसे अपने यहाँ मैं बिहार से हूँ, हम लोग जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का, आप देख रहे हो तो आप उत्तर प्रदेश के होंगे, तो दुर्गा पूजा वगैरह में या फिर कोई भी ऑकेजन में आप देखते होंगे कि जो है कुंवारी लड़की जो होती है उनको बैठा के खाना खिलाया जाता है। तो ये टूसू का अर्थ भी कुंवारी से है, अविवाहित से है, लेकिन ये फसली त्योहार है और ये कहाँ पे होती है? झारखंड के अंदर होती है। मैं इसका शब्द बताने की कोशिश दुर्गा पूजा का एग्जाम्पल देकर किया हूँ कि हम लोग भी जो है कुमारी भोजन कराते हैं ना, तो इसी प्रकार से। तो ये पौष महीने में होता है, पूष भी बोलते हैं इसके, ठंडी का महीना में होता है ना। इनके अलावा टूसू पर्व का शाब्दिक अर्थ कुंवारी, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, झारखंड में मनाई जाती है। यह पर्व फसल कटाई के त्योहार है। देखिए झारखंड में बहुत गिनी चुनी पर्व है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं बाकायदा कि कौन सा फसल कटाई का है, कौन सा फसल बुआई का है, कौन सा फूल आने पे होती है, कौन सी धरती की पूजा के लिए होती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टूसू पर्व है ना, ये धरती की पूजा के लिए की जाती है, ठीक है। झारखंड के अन्य प्रमुख त्योहार में आएंगे तो रोहिणी, सरहुल, जटजटिन, झिझिया, कर्मा, ये सब नृत्य है और ये दोनों त्योहार है। अब इन दोनों त्योहार को देखते हैं कि ये कैसे मनाया जाता है। तो सरहुल जो त्योहार है ये जनजातीय त्योहार है, आदिवासी त्योहार है झारखंड में, और झारखंड के सबसे मेजर आदिवासी त्योहार है, ठीक है। ये क्या होती है, किस महीने में मनाई जाती है? तो जो आपका बसंत होता है, माफ कीजिएगा, टूसी में जो है धरती माता, नहीं कंफ्यूज हो गए हम यहाँ पे। टूसू पर्व जो है ये आपका कुंवारी वाला बता ही दिए थे, लेकिन ये फसल तैयार हो जाता है तब मनाया जाता है। धरती माता वाला जो त्योहार है ये आपका यहाँ पे सरहुल होता है। सरहुल नेचर की पूजा करते हैं, राइट, सरहुल होता है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। तो ये आपका सरहुल जो है ये मनाया जाता है, ये नेचर की पूजते हैं, और किस महीना में? बसंत काल में, जब आपके पेड़ पौधे में फूल लग रहे होते हैं, ठीक है। इनके अलावा झारखंड में बीज
बीज बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के साथ एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम रोहिणी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात है। ये स्वर्ण रेखा किस रेंज की नदी होगी, है ना, दक्कन की पठार रेंज की नहीं, छोटा नागपुर जो है पठार उस रेंज की नदी होगी ये, है ना। इनके अलावा सरायकेला का छऊ ये कहाँ पे होगा, तो ये भी आपके कहाँ पे होगा, झारखंड के अंदर होगा। छऊ नृत्य जो है अर्थशास्त्री अभी बताया, और इनके 3 फॉर्म होते हैं, सरायकेला, पुरुलिया और आपका राउरकेला भी होता है, ठीक है, मयूरभंज होता है, माफ कीजिएगा, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज होता है। तो मयूरभंज का आपका उड़ीसा में होता है, सरायकेला का झारखंड में होता है और पुरुलिया का पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, यानी 3 स्टेट में होती है। झारखंड में एक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है। अब बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है ये बताना बहुत जरूरी होता है, खेल का नाम लगा के, नहीं तो एक बच्चे एक बार कमेंट किए थे कि बिरसा मुंडा, आप बताए कि भैया यहाँ पे है उड़ीसा में, और ये जो है एसएससी ने इसे झारखंड माना है। बीच में खेल भी तो देखो, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है तो हॉकी का मैदान है वो स्पेशली, यहाँ फुटबॉल का मैदान है ना। तो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम जो है ये आपका कहाँ पे है, झारखंड में है, और जो हॉकी वाला स्टेडियम है ये कहाँ पे है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, और इस चोटी के प्रांगण में ही एक जैन तीर्थ स्थल है जिसका नाम है समेध शिखर, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किए गए थे 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा, जो कालांतर में 1916 में ये बीएचयू का रूप ले लिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यही बना है, लेकिन ओरिजिन इनके सेंट्रल हिंदू कॉलेज से हुआ था। तो जब सेंट्रल हिंदू कॉलेज को फाउंड किया गया तो उसमें फाउंडर में प्रमुख जो है एनी बेसेंट है, लेकिन जब बीएचयू बना तो उनके फाउंडर मदन मोहन मालवीय। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 1916 में बने थे। मदन मोहन मालवीय साहब को जो है महामाना कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। हिंदुस्तान नामक पत्रिका भी चलाए थे उत्तर प्रदेश में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, कल एक बच्चा जो है एक कमेंट किए हैं कि न्यू इंडिया जो पत्रिका है ये चलाया है एनी बेसेंट। आप भी सही हो और मैं जो बताऊं मैं भी बिल्कुल सही हूं। देखिए, न्यू इंडिया पत्रिका जो है ये एनी बेसेंट भी चलाई है और पाल साहब भी चलाए, ठीक है, दोनों चलाए, लेकिन फर्क क्या है, एक साप्ताहिक चलाए और एक क्या है, रेगुलर यानी डेली वाला चलाए। समझ रहे हैं, दोनों बात होगी। इनके अलावा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो उस समय किसके हाथ से, मतलब कौन थे अंग्रेज हेड, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। जोनाथन डंकन ने संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं कहेंगे इसको, ये यूनिवर्सिटी नहीं था, खाली संस्कृत विद्यालय थे। ये आपका 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाया था जोनाथन डंकन, और ये वैरेन हैंगस्टस के काल में हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक में DK कर्वे का नाम आता है। इनके अलावा ये महाराष्ट्र में हुआ था। भारत का प्रथम बालिका स्कूल खोलने का श्रेय जो है ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले को दिया जाता है। ज्योतिबा फूले वही ज्योतिबा फूले है जिन्होंने सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापना किए थे। साथ ही साथ इन्होंने जो है एक किताब भी लिखे हैं जिनका नाम है गुलामगिरी, ठीक है, और ये गुलामगिरी पुस्तक मराठी भाषा की पुस्तक है, ये भी पूछा गया है इनका भाषा। इनके अलावा जो सावित्रीबाई फूले हैं इन्हें इंडिया का पहला महिला टीचर का दर्जा दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक सर सैयद खान अहमद खान है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फर्गुसन कॉलेज जो महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे के अंदर, तो ये जो फर्गुसन कॉलेज है ये अंग्रेज तो थे ही, तभी तो नाम है इसका फर्गुसन, लेकिन जो भारत के तरफ से भाग लिए थे इनके संस्थापक में फाउंडर का मतलब फाउंड करने में श्रेय दिया जाता है ये बाल गंगाधर तिलक साहब को दिया जाता है ना। इनके अलावा भारत में शिक्षा से संबंधित कुछ आयोग देखते हैं, चूंकि हम यहाँ पे स्कूल कॉलेज की बात करें तो हम यहाँ पे शिक्षा से संबंधित जो पास्ट में हमारा आयोग का गठन हुआ है ना, कुछ अच्छा और कुछ हमें हमारे पे अच्छा इंपैक्ट डाला, कुछ बुरा डाला, तो उनको देखते हैं। तो भारत में जो शिक्षा से आया ये वुड के डिस्पैच आया, है ना, ये 1854 में आया था, डलहौजी के काल में आया था, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। हंटर आयोग ये भी आपका जो है शिक्षा से संबंधित है, 1882 में आया था।
है ना, और एक हंटर कमीशन है जो आपका बाद में हुआ था, रिपन के समय, है ना, सैडलर आयोग 1917, चेम्सफोर्ड के समय, राधा कृष्णन आयोग 1848, माउंटबेटन के समय, ये सभी के सभी जो है शिक्षा से संबंधित जो है आपके आयोग हैं पास्ट में जो इनका गठन किया गया था। ये माउंटबेटन है, विभाजन के समय वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय भी थे लॉर्ड माउंटबेटन। इनके बाद सी राजागोपालाचारी जो है बना था आपका, है ना, गोपालाचारी क्या आपका वायसराय या गवर्नर अंतिम, और ये अंतिम भी है और प्रथम भारतीय भी है। इसके बाद ये पोस्ट खत्म, फिर हमारे यहाँ जो है राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति साहब होने लगे। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, चोकुआ चावल जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है यह किस राज्य से संबंधित है ना, तो ये असम से संबंधित है चोकुआ चावल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे चावल ही चावल जिसे जीआई टैग 2023 में दिया गया है, क्योंकि अभी आपका डीपी का एग्जाम हुआ था वहां पर भी है ना, कौन सा चावल पूछा था, खमाती चावल, जो ऊपर में लिखा है ना यही पूछा था, खमती चावल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चावल ही चावल रखा हूं, और यूपी का जो भी जीआई टैग जिसे 2023 में दिया गया है पहले ही बता दिया हूं। अभी 5 लेटेस्ट जो रामसर साइट है ये भी जिक्र कर दिया हूं, और यूपी में जो है जीआई टैग और रामसर के मामले में दोनों दूसरा स्थान रखते हैं तमिलनाडु के बाद, ये भी बता दिया हूं। तमिलनाडु दोनों में सर्वोच्च स्थान पे है, चाहे तो जीआई टैग को नॉमिनेट कराने में या फिर आना रामसर साइट बनाने में, दोनों में पहला स्थान तमिलनाडु का है, सबसे अधिक साइट तमिलनाडु का है। जीआई टैग कैसे प्राप्त किया जाता है, कहां आवेदन दिया जाता है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, सारी चर्च हमने पास्ट में कर लिया है, आई होप आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो है चोकुआ चावल असम का होता है, खमाती चावल जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का होता है, मरचा चावल है ना ये चंपारण बिहार का होता है, 2023 में इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। नागरी दुबराज चावल ये छत्तीसगढ़ का है, इन्हें भी 2023 में जो है जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आदम चीनी चावल इसे भी 2023 में जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुछ चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है ना। इनके अलावा 2023 में विभिन्न वस्तुओं को जीआई टैग इस प्रकार दिया गया, बेरीनाग चाय उत्तराखंड, अगर जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे सीधे पश्चिम बंगाल मार के आएंगे, है ना, बेरीनाग झील से नाम से मिलता जुलता है तो और कुछ मार सकते हैं। सी बकथोर्न फल ये लद्दाख में है, इन्हें भी आपको जीआई टैग मिला है। किश्तवाड़ केसर जम्मू कश्मीर, है ना, इन्हें भी आपको जो है जीआई टैग मिला 2023 में। कांगड़ा चाय ये हिमाचल प्रदेश, बहुसली पेंटिंग जम्मू कश्मीर, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, है ना। अगर आप एग्जामिनर की भाषा समझ जाएंगे तो जीके जीएस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये जीआई टैग मिला है तो ऐसा नहीं कि 2023 में जो जीआई टैग मिला है तो सिर्फ करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछेगा किसको मिला है, आपसे कल होके पूछ देगा भाई बहुसली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो आपको नॉलेज में होगा तभी तो आप आंसर कर पाओगे ना, है ना। तो इस प्रकार से आप समझिए चीजों को कि एग्जाम में चीज कैसे आती है। इनके अलावा जीआई टैग से बताई दिया सब कुछ पास्ट के क्लास में, तो देखिएगा। इनके अलावा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के हस्तलिखित संविधान पे हस्ताक्षर किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान सभा पे जो कॉपी था उन पे हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों में 15 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन कई दफा आपके एग्जाम में आते हैं कि उनमें महिला प्रतिनिधि कितनी थी, तो बताइएगा 15। ठीक है, इनके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में प्रथम बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने का मतलब जो है प्रेसिडेंट साहब है, हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो पहले जो है 24 जनवरी 1950 को ही चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद साहब को। इनके जो मतलब विपक्ष में कौन खड़ा थे उस समय राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए, तो बताइएगा केटी शाह। और अभी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है 15वीं, तो इनके विपक्ष में यशवंत सिन्हा खड़े थे। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। और जो जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बने हैं तो इनके विपक्ष में कौन खड़े थे, तो मार्गरेट एल्वा। ठीक है भैया। इनके अलावा राष्ट्रपति सभा की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसमें सबसे बुजुर्ग जो उस समय प्रेजेंट थे यानी सच्चिदानंद सिन्हा साहब, उनको जो है टेम्पोररी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक होती है और इसमें परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव होता है राजेंद्र प्रसाद साहब को, जो बाद में राष्ट्रपति बने। इनके अलावा 13 दिसंबर 1946 फिर से 2 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान सभा में प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान सभा का निर्माण हेतु जो मिशन आया था उसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के 3 प्रमुख सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर और स्टोपर्ट क्रिप्स। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। या फिर आपसे कल होकर कोई पूछता है कि संवैधानिक ढांचा के लिए कौन सा मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, इनके अलावा
43वें एशियान जो है शिखर सम्मेलन 2023 का बैठक कहाँ हुआ है। जो ये आसियान देश है इनका 43वां बैठक या शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। देखिए इंडोनेशिया की पहला राजधानी जकार्ता था, अभी जो राजधानी है नूसंतारा है, नूसंतारा है ना, नवका संतरा है ना, तो ये राजधानी है आपका इंडोनेशिया का। इनके अलावा आसियान देश का शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। शिखर सम्मेलन का थीम रखा गया था एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है भाई, एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इनके अलावा एशियान का जो स्थापना हुआ था ये 1967 में किया गया था। इसकी मुख्यालय जकार्ता में हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के अंदर। इसके सदस्य अब हो गए हैं 11, पहले ये 10 था, लेकिन तिमोर लेस्टे को 2022 के बैठक में एंट्री दे दिया गया तो अब हो गया 11। ये आसियान कहाँ का देश है, तो नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो भारत के रिगार्ड में आप नक्शा देखेंगे विश्व के मानचित्र पे, तो ये वाली पोर्शन का जो भी देश है ये आसियान का सदस्य देश है, ठीक है भाई, ध्यान रहे, जिसमें इंडोनेशिया सबसे नीचे पड़ेगा आपको, ठीक है। इंडोनेशिया तो है ही, क्योंकि तभी तो यहाँ पे हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया के बारे में क्या है खास, तो ये द्वीपों का समूह वाला देश है। इसमें इतने द्वीप है कि कुछ तो अनगिनत है, अभी तक गिने ही नहीं गए हैं। इनके अलावा नाटो की 33वीं बैठक कहाँ पे हुई, 2023 में लिथुआनिया में हुआ था। देखिए नाटो आप सभी जानते हैं, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो कहीं ना कहीं मेन फैक्टर नाटो ही है, ठीक है। तो ये नाटो एक संघ है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको जो है पूछता है, एग्जामिनर डिमांड करता है। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था, है ना, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स ये कहाँ है, बेल्जियम के अंदर। और इसकी 34वीं बैठक वाशिंगटन डीसी में इसी साल होना है 2024 के अंदर। इनके अलावा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में करवाया गया। भारत का प्रतिनिधित्व जो है एस जयशंकर विदेश मंत्री जो है हमारे वर्तमान में, इनके द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जल सम्मेलन 2023 अमेरिका के न्यूयॉर्क में करे गए। पहला विश्व बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध धर्म वाला, है ना, इसका सम्मेलन 2023 में कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। G20 की बैठक भी कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। G20 में 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी यूनियन को एंट्री दिया गया। अफ्रीकी यूनियन में कितने सदस्य देते हैं, तो 55 सदस्य देश है, ये सब ध्यान रखेंगे। और अफ्रीका के जो वर्तमान में हेड है सिरिल रामाफोसा, उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, वो भी पूछ सकता है, क्योंकि वहां पे जो है ब्रिक्स का सम्मेलन भी हुआ था 2023 के अंदर। इनके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम उसे उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। तो देखिए प्रस्तावक और अनुमोदक उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, चाहे प्रेसिडेंट चाहे वाइस प्रेसिडेंट, दोनों में लगते हैं, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं उसमें जो है प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 होना चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। वहीं पे अगर प्रेसिडेंट की चुनाव की बात करेंगे तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखेंगे एक साथ, ठीक है। इनके अलावा उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या है, तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए सबसे पहला योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। कोई भी चीफ पोस्ट जैसे उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, महानिवादी हो गया, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। इसके अलावा और भी पोस्ट की बात करेंगे, है ना, तो जो भी बड़े सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हो गए, ये सब कुछ पोस्ट है जो आपका जो पहले सबसे पहला जिसके वो होते हैं ना आहारता यानी योग्यता। तो पहला पॉइंट आप यही देखेंगे, भारत का नागरिक हो, ठीक है। इनके अलावा 35 वर्ष की उम्र कम से कम पूर्ण कर चुकी हो या फिर 35 वर्ष के पार हो। इनके अलावा राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो या फिर योग्यता रखते हो, ठीक है, या फिर केंद्र सरकार के किसी भी या फिर राज्य सरकार या फिर स्थानीय निकाय के अंतर्गत कोई भी ऐसे पद पे ना हो जो लाभ वाला हो, ठीक है। बाद बाकी ये योग्यता है आपके वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। बाद बाकी जो चुनाव होता है ये राष्ट्रपति के जैसा ही चुनाव होता है इनका भी, ठीक, आनुपातिक, है ना, प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। मतलब जो राज्यसभा के अंदर है ये आपका 250 मेंबर है, तो 250 में आपका 238 आता है इलेक्ट होके, और 12 को कहां से आते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये दोनों भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति वाला चुनाव में यह 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है भाई, है ना। और राष्ट्रपति के चुनाव में और भी थोड़ा सा फैक्टर अलग है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव में बोलेगा कि कौन भाग लेता है, तो संसद के समूचा सदस्य, चाहे निर्वाचित हो मनोनीत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका राष्ट्रपति है यहाँ पे कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा,
राज्यसभा, राज्य के विधानसभा और जहां पे यूटी के अंदर विधानसभा है जो दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर है, तो इन सभी के जो है सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चुनाव की पद्धति सेम है, राष्ट्रपति के जैसा ही उपराष्ट्रपति का अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा, है ना। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं, है ना, राज्यसभा में उपसभापति होते हैं अलग, लेकिन ये सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल होता है यहाँ पे, तो 64 इस्तेमाल होता है, क्योंकि 63 में उपराष्ट्रपति का पद है और 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसे कौन निपटाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय निपटान करेंगे। इनके अलावा उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर अगर राष्ट्रपति के एब्सेंस में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई एक आदमी दिला सकता है उपराष्ट्रपति को शपथ। ठीक है भैया। इनके अलावा अब तक निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति कौन है, भैया आपने बहुत बार सुना होगा निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। कल हो के एग्जामिनर का मूड घूम गया, उनसे राष्ट्रपति पूछने का मन नहीं है तो क्या करोगे, है ना। तो अब तक निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति एक से अधिक हैं, इसीलिए कम पूछे जाने की संभावना है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन दोनों कार्यकाल हेतु निर्विरोध चुने गए, कैरेक्टर ही ऐसा, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुए। इनके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जो है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का भी काम कर चुका है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी निर्विरोध चुने गए थे 1987 में, है ना। और जो नीलम संजीवा रेड्डी है, ये आपके राष्ट्रपति चुने गए थे निर्विरोध, जो एकमात्र है। ठीक है भैया, ध्यान रहेगी। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है, मदन मोहन मालवीय। एक स्लाइड में मैंने ये बात कर लिया था। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन अरविंद घोष ने किया है ना। ये पत्रिका वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इसको नकल किया हूं किसी एक क्लास से, ये वाली स्लाइड के 4-5 पॉइंट को। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, जहां से हमारे जो है राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, ये लिया गया है। इनके अलावा हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन भारत विधाता शीर्षक से पहली बार प्रकाशित हुए। रविंद्रनाथ टैगोर इनके लेखक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला नामक जो है गीत लिखे, जो आजकल बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को गुरुदेव कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और क्या, इनके किताब में आएंगे तो गीतांजलि हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा, है ना। ये सब इनके किताब के नाम है। चलते हैं आगे। इनके अलावा उदंत मार्दंड, ये इंडिया में हिंदी भाषा में लिखी गई पहली समाचार पत्र, जिनके सूत्रधार कह सकते हैं कौन है, तो जुगल किशोर। इनके अलावा अंग्रेजी भाषा या फिर हिंदुस्तान की पहली पत्रिका कौन था, दी बंगाल गजट, कौन लिखे थे, जेम्स अगस्टस हिक्की। एक्सेस ऑन गीता नामक पुस्तक श्री अरविंदो, गीता रहस्य, मराठा और केसरी, ये तीनों किनकी कृति है, बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लीडर अभ्युदय नामक समाचार पत्रिका, लीडर अभ्युदय और हिंदुस्तान, ये तीनों समाचार पत्रिका मदन मोहन मालवीय के द्वारा चलाया गया। इन्हें महामाना और बीएचयू के संस्थापक कहे जाते हैं। यंग इंडिया, हरिजन, माय एक्सपेरिमेंट टू एथिकल रीजन, है ना। इनके अलावा इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, ये सभी के सभी जो है गांधी जी के हैं, जिसमें नवजीवन को आपको याद रखना है, ये गुजराती भाषा के समाचार पत्र हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस देश की मिलान उसकी राजधानी के साथ गलत की गई है, आपके सामने है। ओमान की राजधानी मस्कट है, एकदम है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है, केक में जहर डाल के बनाता है बिस्केक, एकदम सही है। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली, ये भी सही है। जॉर्जिया की राजधानी अमन है क्या, नहीं। जॉर्डन की राजधानी अमन है, जॉर्जिया की राजधानी अमन नहीं है। जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी है, तिबिलिसी। एगो तिलिस्मी होता है ना, तिलिस्मी, वैसे ही इसका नाम है तिबिलिसी, इस प्रकार से नाम है तिबिलिसी। ठीक है भैया, तो ये है आपका कहाँ का, जॉर्जिया की राजधानी। बाद बाकी अम्मान जो है ये जॉर्डन की राजधानी है। बाद बाकी वेल मैच है, ऊपर का 3, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, मुद्रा लारी है और ये एशियाई प्रांत है, कंट्री है। ओमान की राजधानी ओमानी रियाल है। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है।
तिमोर लेस्टे की मुद्रा क्या होती है? यूएसडी चलती है, अमेरिकन डॉलर चलती है यहाँ पे। कहाँ पे भैया? तिमोर लेस्टे में, है ना। और ये अभी आसियान की सदस्य बना था, दिल्ली राजधानी है, बता भी दिया था। जॉर्डन की मुद्रा राजधानी अम्मान है, इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो जॉर्डनी दिनार है ना। अब देखिए जो मतलब नए नए तैयारी करते हैं बच्चे तो सीधे डॉलर सुना और सीधे सोचते हैं कि अमेरिका में डॉलर चलता है। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे देश है जहां डॉलर चलता है, बट क्या है कि उसके पीछे उस देश का नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएसडी डॉलर, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसा देश है सिंगापुरियन डॉलर। अरे भाई, तो उस देश के पीछे नाम लिख दो, फिर उसका चलता है। तो डॉलर सिर्फ एक ही जगह का नहीं है, इसके अलावा अपना रुपया भी कई जगह का है। अपने आसपास ही जाके देखिए रुपया चलता है ना, लेकिन उस देश का नाम पीछे लिखा रहता है। श्रीलंकन रुपया, है ना, पाकिस्तानी रुपया, इस प्रकार से नेपाली रुपया, है ना। और वहां पे इंडोनेशिया में रुपया चलता है, इस प्रकार से। इसके अलावा तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, मुद्रा ताजिक रूबल, है ना, रूबल। इसके अलावा कहाँ है भैया आगे? सऊदी अरब की मुद्रा रियाल। ये काफी पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होता है लोग। रियाल और राजधानी है रियाद, तो दोनों जो नाम है ना काफी ज्यादा मैच करता है। इनके अलावा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा का है दिरहम, है ना। तो ये जो है अभी आपका बीएसएससी सीजीएल 3 में पूछा भी गया था, संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा कतरी रियाल। इसके अलावा इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा इराकी दिनार। मैं ऐसे देश को यहाँ पे रखा हूँ जो तेल प्रोड्यूस करता है, जो तेल में धनी है, ठीक है, या फिर ओपेक से जुड़ा हुआ संस्था। ओपेक एक संस्था है ना, तेल निर्यातकों देशों का संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में किया गया था। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है, ठीक है। तो इन ऐसे देशों को रखा हूँ। इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा ईरानी दिनार, है ना। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी रियाल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा शेकल। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। पीएम प्रणाम कार्यक्रम का संबंध किससे है? देखिए, पीएम प्रणाम कार्यक्रम का संबंध है कि जो रासायनिक उर्वरक का आज हम लोग यूज करते हैं उसके जगह पे वैकल्पिक उर्वरक का यूज कर जो है संतुलन बनाया जाए। समझ रहे हैं? वैकल्पिक मतलब जो आपका जैविक खाद हो गया, बर्मी कंपोस्ट वगैरह जो होते हैं, जो केचुआ से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो मतलब मिट्टी को क्षति नहीं पहुंचाता हो, तो ऐसे खाद इनके जगह पे जो है इस्तेमाल करके बैलेंस बनाना, ताकि जो है उर्वरा शक्ति भी बने रहे और पर्यावरण का दोहन भी ना हो। तो ये कार्यक्रम है पीएम प्रणाम योजना। बाद बाकी लिखने के लिए किताब बहुत कुछ लिखता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है? तो जो मोदी साहब की बर्थडे होती है तो ये बर्थडे गिफ्ट दिया था 2023 के अंदर। ये क्या होती है कि जो भी कारीगर होते हैं, चाहे तो सोनार, लोहार, बढ़ई, जो भी होते हैं कारीगर वगैरह, जिनका ये पेशा होता है, तो उनके लिए 2 लाख रुपए की लोन अरेंज कराते हैं कम ब्याज दर पे। तो ये है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? तो वो जो भी उद्यम करना चाहे उनके लिए ये 10 लाख की लोन मुहैया कराते हैं, और ये वित्त मंत्रालय की योजना है। और इसमें 3 कैडर में लोन दिए जाते हैं, या तो आप 50,000 तक प्राप्त कर सकते हो, फिर 5 लाख तक, या फिर 10 लाख तक। इनके अलावा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में आया था। ये जो है युवाओं को ट्रेनिंग देता है ताकि आगे की राह जो है अच्छा हो। इसकी तीसरी चरण 2020 में स्टार्ट की गई थी। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण उत्तर प्रदेश में कहाँ खोले गए हैं? महाराजगंज में खोले गए हैं। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में है। देश का पहला पशु सप्ताह गृह, सप्ताह मतलब समझते हैं ना, जहां आखिरी हमारा डेस्टिनेशन है उसे सप्ताह बोला जाता है भैया, सप्ताह गृह, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में पशुओं के लिए खोला गया है, लखनऊ में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य ये आपका यूपी बना है। उत्तर प्रदेश का हर घर आरओ जल वाला, आरओ होता है ना, आरओ का जल पीते हैं, शुद्ध होती है। तो ये गांव भरतौल बना है, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा जो आपका पहला जनजातीय जनगणना करा दिया, ये आपका कौन हो गया? बिहार। और जनगणना कराने के बाद क्या हो गया आप सभी के सामने है। इनके अलावा द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर का। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर होता है। और विद्युत धारा मापने के लिए आप अमीटर को किस क्रम में सजाते हो? जरा मुझे कोई भी बंदा कमेंट करे जरा, है ना। समांतर पैरेलल में करते हो या फिर सीरीज में करते हो जब आप अमीटर से विद्युत धारा को यानी करंट रीड करोगे। इनके अलावा अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं हम हाइड्रोमीटर से।
है ना, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। और वस्तु का जो घनत्व है उसको अगर जल के घनत्व से आप डिवाइड कर देते हैं तो अपेक्षिक घनत्व का वैल्यू निकलता है ना। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सी पे ही क्यों भाई हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जल का जो मैक्सिमम घनत्व है ये 4 डिग्री सी पे होगा, इसीलिए 4 डिग्री सी पे जल का सबसे लोएस्ट आयतन होता है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसीलिए जल से क्वेश्चन बनता है कि जल को जब आप गर्म करोगे तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो 0 से 4 डिग्री तक आयतन जो है घटता है और फिर 4 से लेके जो आयतन है वो बढ़ता है। ठीक है भाई। इनके अलावा आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापता है, यहाँ ज्रो लिखा गया है, ग्रो कीजिएगा, ग्रो है ना, हाइग्रोमीटर। इसके अलावा दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस दूध में पाए जाने वाली जीवाणु जो दही बनाते हैं, क्योंकि लैक्टो शब्द दूध के लिए है। तरल पदार्थ की प्रवाह दर बेंचुरी मीटर, कोई भी जो बहता हुआ फ्लो होता है उसको बेंचुरी मीटर से मापते हैं। गाड़ी की स्पीड स्पीडोमीटर, है ना। इसके अलावा जो गाड़ी जो दूरी तय करता है ना वो हम मापते हैं टेकोमीटर ओडोमीटर में। ठीक है। इनके अलावा अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए हम पैरोमीटर, पवन का वेग मापने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान के किस नृत्य में महिलाएं अपने माथे पे जल का भरा हुआ पात्र लेके उसके ऊपर दीपक जला के जो है हाथ छोड़ के नृत्य करती है, तो ये है चरी नृत्य, एक बहुत ही पॉपुलर नृत्य जो राजस्थान के जीवन शैली को दोहराता है, याद दिलाता है। ठीक है। चरी नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से मानी जाती है। जब पानी की इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, आजकल इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिमोट इलाका हैं जहां पानी की काफ़ी किल्लतें होते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पानी की काफ़ी दिक्कतें हैं। ठीक है। तो ये जो पानी की दिक्कतें हैं तो राजस्थान वाले इलाके में जो हुआ करता था, तो वहाँ पे महिलाएं जो है कलसी होता है एक इस प्रकार का, आपका देखे होंगे गाँव घर में इस प्रकार का रहता है ना। तो ये लेके जो है पानी लाने जाती थी, है ना। तो ये हाथ छोड़ के नहीं, क्या गांव घर में भी आप देखे होंगे माथे पे रखे हैं सामान और हाथ छोड़ के चले नीचे जो है और भी कोई सामान हाथ में पकड़ा फिर भी गिरता नहीं, बड़ा आश्चर्य होता है ना। तो इसी चीज को इसमें दिखाया जाता है चरी नृत्य के अंदर। राजस्थान में कलवेलिया एक नृत्य है, इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। राजस्थान में आएंगे तो घूमर नृत्य काफी पॉपुलर है। घूमर नृत्य क्या हुआ कि सबसे पहले भील समुदाय की जो महिला थी उनके द्वारा स्टार्ट करी गई देवी सरस्वती के मतलब पूजा हेतु। बाद में जो मीना समुदाय के महिला है ये भी अपनाई आपका कौन सा घूमर नृत्य को, और बाद में समूचे राजस्थान में गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे घूमर नृत्य हो रहा है। ठीक है भैया। इनके अलावा इसमें सिर्फ महिला भाग लेती है। इनके अलावा राजस्थान में कठपुतली नृत्य होता है। कठपुतली आप कई पिक्चर में देखे होंगे। 13 ताली चंग भी होता है। राजस्थान पिछले साल 2023 में काफी सारा नाम कमाया, जिसमें न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, ये सब जो है आपका राजस्थान में लगाया। इनके अलावा चिरंजीवी बीमा जो है ये भी राजस्थान सरकार की थी। इनके अलावा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जो हुआ, जिसमें आपका अभी जो नवंबर 2023 में हुआ राजस्थान में हुआ, फिर आपका जो है यहाँ तेलंगाना में हुआ, तो ये जो है एमपी में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तो ये जो आपका है ना, तो ये भी राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कितने सीट पे, तो 199 सीट पे। पहले राजस्थान में 200 सीट हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं कि जो आपका एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है ना 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, तब से हर राष्ट्र में जो है एक एक सीट घट गया। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है, अभी पहले 404 हुआ करता था। ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत तो समझिए, है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पे बीजेपी को 115 और यू जो आपका कांग्रेस है पंजा छाप उसको 68 को मिला था सीट, है ना। अवध किसान आंदोलन किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रामचंद्र द्वारा चलाया गया था, बाबा रामचंद्र, और ये जो है आपका यूपी के रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर इलाके में करा गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी उत्तर प्रदेश में 1936 में स्वामी शाहजानंद के द्वारा किया गया था। मोपला विद्रोह होता है आपका केरला के मालाबार तट में 1921 में अली मुदलियार के द्वारा, है ना। इसके अलावा एका आंदोलन होता है, एका है ना, एका होता है ना, एक ताश के पत्ता में भी एका होता है, इस प्रकार से रहता है। ठीक है। वो वाला एका नहीं, ये एका आंदोलन है। तो ये जो एका आंदोलन है ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी आपके लगान के जो वृद्धि कर दिया था उसी के खिलाफ था। मदारी पासी जो है इनके सूत्रधार थे। पंजाब में कूका आंदोलन भी होता है, पंजाब किसान आंदोलन भी होता है। किसान आंदोलन अभी लेटेस्ट हुआ था 1923 में, और कूका आंदोलन पुराना 1840 से 1870 तक चला था, गुरु राम सिंह और बालक सिंह के द्वारा, दोनों पंजाब में होता है। नारियल का वैज्ञानिक नाम पिछले क्लास में हमने देखा था,
आपको रिवीजन के तौर पे मैं ये क्वेश्चन का ये पार्ट रखा हूँ, बाद बाकी और कुछ नहीं। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है ना। तो नारियल के वैज्ञानिक नाम इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आपको जो है कुछ वैज्ञानिक नाम देख के जाना है। मैं ये BSSC वाले क्लास में कराया था, इसीलिए मैं ये यूपी पुलिस में भी आपको जो है दर्शन करा देना चाहता हूँ। तो नारियल का वैज्ञानिक नाम क्रोकोस नुसिफेरा है। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला इत्यादि में होता है। नारियल के जो खाने योग्य भाग होते हैं उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। इनके अलावा गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। प्रमुख रबी की फसल है गेहूं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है गेहूं। हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान गेहूं की है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को और आपका कृषि जो स्तर पे हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। यही क्वेश्चन मैं पहले पूछा था, बाद में आपको आंसर मैं खुद ही दे रहा हूँ। इनके अलावा रबर का पेड़, इसका जो है आपका वैज्ञानिक नाम हीविया ब्रांसिलियस है ना। भारत में रबर की खेती की बात करेंगे, केरला में सबसे अधिक होती है। रबर आइसोप्रीन की बहुलक होती है। आइसोप्रीन में क्या डबल बॉन्ड होता है? 2 डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा काली मिर्च, पाइमर नाइग्रम इसका नाम है। भारत में मसालों का बगीचा केरला को कहा जाता है। इसके अलावा चाय का वैज्ञानिक नाम कमलिया सेंसेसिस है। चाय उत्पादन में चीन जो है चाय उत्पादन में प्रथम चीन, भारत में प्रथम स्थान चीन का है। भारत में जो है यह असम का है पहला स्थान। विश्व में भारत में सबसे अधिक, यहाँ पे ये वाला लाइन को काट दीजिएगा, ये आंकड़ा थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है आजकल के हिसाब से। इनके अलावा कॉफी का वैज्ञानिक नाम अरेबिका है। कॉफी का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में होती है। कॉफी सावर एक प्रकार का मानसून से पहले की वर्षा है जो फसलों के लिए अच्छा होता है, ये भी साउथ में आता है ना। धान का वैज्ञानिक नाम अराइजा सेटेवा है। भारत में सबसे अधिक चावल का खेती होता है अत्यधिक भूमि पे, और ये खरीफ की फसल है, इसमें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है ना। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी आपके रिलेशन में पढ़ाई करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको जरूर सेंड करें ताकि एक अच्छा कंटेंट उनके तक पहुंचे और जो है फायदा करें। और PDF संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप क्लिक करके बात कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।